मिनी बॉल। देखो रानी, आज मैं कितना सारा कमा कर लाया हूँ। आज मैंने पक्षियों को 2 मजबूत घर बनाकर बेचे हैं। अरे वाह भाई, ये तो आपका लकड़ियों का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। मैं तो कहती हूँ आप बस लगे रहिए इसी काम में। कालू कौवा जंगल के फालतू पेड़ जिस पर किसी पक्षी का घोंसला नहीं था, वे काट कर पक्षियों को घर बनाकर देता था और इस तरह कालू कौवे का काफी मुनाफा हो जाता था। एक दिन कबूतर कालू कौवे के पास कालू कौवे के घर में आता है। कालू कौवे, तुम मुझे मजबूत लकड़ियों का घर बनाकर दो। जो दाम बोलोगी वो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, मैं तुम्हारे लिए भी मजबूत लकड़ियों का घर बना दूंगा। ठीक है कालू कौवे, पर हाँ, पैसे मैं तुम्हें घर बनने के बाद ही दूंगा। नहीं नहीं कबूतर, पैसे तो तुम्हें अभी ही देने पड़ेंगे, क्योंकि ये मेरा उसूल है, पैसे पहले काम बाद में। क्या कालू कौवे, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम मुझे जानते नहीं कि मैं कितने सालों से इस जंगल में रह रहा हूँ। क्यों कबूतर, क्या तुम हमारे फूफी के बेटे हो? पैसे तो तुम्हें अभी ही देने पड़ेंगे। कबूतर कालू कौवे को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। भोजन तो आपने कर लिया है, अब बस आप सो जाए आराम से। वैसे भी कल सुबह आपको जल्दी उठकर कबूतर का घर बनाना है। सुबह होते ही कालू कौवा जंगल में एक बड़े पेड़ को काट देता है और उस पेड़ की लकड़ियों से कबूतर का घर बनाना शुरू कर देता है। बताओ बताओ कबूतर, तुम्हें अपना घर कैसा लगा? घर तो बहुत अच्छा है कालू कौवे, पर ये बताओ इसमें बारिश का पानी तो नहीं आएगा ना? अगर बारिश की एक बूंद भी घर के अंदर आ जाए तो मुझसे आकर पैसे वापस ले जाना। ये कालू लकड़हारे का काम है, इतना कच्चा काम नहीं करता मैं। कालू कौवा कबूतर का घर बनाकर अपने घर पर चला जाता है। कालू जी, क्या हुआ आपको? आपके चेहरे पर 12 के मजे हुए हैं। रानी, नजर लग गई मेरे काम पर किसी पक्षी की। क्यों क्यों क्या हो गया कालू जी? कल तक तो काम बहुत अच्छा चल रहा था, तो आज क्या हो गया? मैंने पूरा जंगल ढूंढ लिया, परंतु अब मुझे इस जंगल में कोई भी फालतू पेड़ नहीं मिलता जिसको काटकर मैं पक्षियों को घर बनाकर दूं। कुछ पेड़ ऐसे हैं जिन पर पक्षियों ने अपने घोंसले बनाए हुए हैं और बाकी के पेड़ पक्षियों ने खरीद कर रखे हुए हैं। मैं क्या करूं रानी? अगर मुझे पेड़ ही नहीं मिले तो मैं पक्षियों को घर कैसे बनाकर दूंगा? ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। अब तो हमारे पास एक ही हल है कि आप शहर जाकर कम दामों में लकड़ियाँ खरीद कर लाएं और फिर अपना व्यापार दोबारा से शुरू करें। नहीं रानी, मुफ्त की लकड़ियों में जो मुनाफा मिलता है उतना मुनाफा नहीं होगा मेरा, और मुझे तो बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं। बस अब मैंने सोच लिया है कि मैं रात को जब सब पक्षी सो जाएंगे तो पक्षियों के खेतों से जाकर उनके पेड़ काट लूंगा। इस तरह किसी पक्षी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा धंधा चलता ही रहेगा। हाँ, उपाय तो अच्छा है, मैं भी आपका साथ दूंगी। आप पेड़ काटना और मैं नजर रखूंगी। रात हो जाती है। मीनू चिड़िया अपने बाग में काम करके वापस अपने घर चली जाती है। कुछ देर बाद मीनू चिड़िया के बाग में लालची कौवा और कौवी लकड़ियों की तलाश में आ जाते हैं। वाह कालू जी, मीनू चिड़िया के बाग में तो बहुत सारे बड़े बड़े सेब के पेड़ हैं। चलिए अब आप अपना काम शुरू करें, मैं नजर रखती हूँ। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर कालू कौवा उस पेड़ को काटे लगता है और पेड़ काट के उसकी सारी लकड़ियाँ अपने साथ ले जाता है। हाय रे, ये क्या हो गया? मेरा तो कितना नुकसान हो गया। आखिर रात को कौन चोर लकड़हारा मेरा सेब का पेड़ काट के ले गया? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। हमारे जंगल का कोई पक्षी तो ऐसा नहीं कर सकता। जरूर दूसरे जंगल से ही कोई लकड़हारा पेड़ काट कर ले गया होगा। आज रात फिर से कालू कौवा चिड़िया के बाग से लकड़ियाँ चुराकर वहाँ से भाग जाता है। चलो रानी, अब तोते के बाग में चलते हैं। मैंने देखा है वहाँ पर बड़े बड़े अमरूद के पेड़ लगे हैं। हम जाकर अमरूद का पेड़ काटते हैं अब। फिर क्या था, कौवा और कौवी तोते के बाग से भी अमरूद के पेड़ की लकड़ियाँ काटकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। सुबह होती है तो ये देखकर तो तोता और मीनू चिड़िया दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। न जाने कौन दुष्ट है जो हमारे पेड़ काट रहा है। उसको पता नहीं कि हम पेड़ कितनी मुश्किलों से लगाते हैं और वे एक रात में ही हमारे पेड़ काट कर ले जा रहा है। अगर इसी तरह हमारे बाग के सारे पेड़ कट गए तो हम क्या करेंगे? हमारा धंधा तो बंद हो जाएगा फिर। कालू कौवे की वजह से तोता और मीनू चिड़िया अब और ज्यादा परेशान हो गए थे और वहीं कालू कौवा तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि कालू कौवे के पास अब लकड़ियों की कोई कमी नहीं थी। मेरा व्यापार दोबारा से चल पड़ा। देखो रानी, मेरा व्यापार दोबारा से चल पड़ा। देखो मेरा मुनाफा और भी ज्यादा होने लगा है अब। कालू कौवे की लालच तो अब और भी ज्यादा बढ़ती ही चली जा रही थी। अगले दिन कालू कौवे के पास उल्लू सेठ आते हैं। काफी तारीफें सुनी है मैंने तुम्हारी कि तुम बहुत मजबूत घर बनाते हो, इसीलिए मैं भी तुम्हारे पास चला आया।
कालू कौवे, मुझे अपने लिए एक बड़ा सा घर बनाना है और वो भी बहुत मजबूत। हाँ हाँ उल्लू सेठ, मैं आपका बड़ा सा घर बना दूंगा। घर तो तुम बना दोगे, पर हाँ मुझे अपना घर सिर्फ और सिर्फ आम के पेड़ की लकड़ियों से ही बनवाना है। ये सुनकर कालू कौवा सोच में पड़ जाता है। आम का पेड़, ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हमारे जंगल में एक भी आम का पेड़ नहीं है। पर मैं क्या करूं, मैं उल्लू सेठ को मना भी नहीं कर सकता। चलो कुछ करूंगा, कहीं से भी आम के पेड़ की जुगाड़ कर ही लूंगा। अगर मैंने मना कर दिया तो मोटी कमाई मेरे हाथ से निकल जाएगी। ठीक है उल्लू सेठ, मैं आपके लिए बना दूंगा बड़ा सा घर, बस मुझे कुछ दिनों का समय दे दें। अब कालू कौवा आम के पेड़ की लकड़ियों की तलाश में दूसरे जंगल निकल जाता है। मैं तो दूसरे जंगल भी आ गया, पर अभी तक मुझे यहाँ पर भी कहीं आम का पेड़ नहीं मिला। कालू कौवा थोड़ा और आगे जाता है तो इसे एक जगह पर एक विशाल आम का पेड़ मिल ही जाता है। मिल गया मुझे आम का पेड़। अब जल्दी से इस बड़े से पेड़ को काटकर इसकी लकड़ियों से उल्लू सेठ का घर बनाना शुरू कर देता हूँ। कालू कौवा जरा सी भी देरी नहीं करता और उस बड़े से आम के पेड़ को काटना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में कालू कौवा उस बड़े से आम के पेड़ को बीच में से आधा कर देता है। आम का पेड़ कटते ही उस पेड़ का मालिक रानी कौवी का भाई वहाँ पर आ जाता है। कालू कौवे, ये क्या कर दिया तुमने? मैंने कितनी मेहनत से अपना ये आम का पेड़ लगाया था, अभी इस पर आम लगे थे और तुमने मेरा पेड़ ही काट दिया। कालू कौवे, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें अब। रानी कौवी का भाई बहुत गुस्से में कालू कौवे को बहुत मारने लगता है। रानी कौवी के भाई की मार की वजह से कालू कौवे को अब सबक मिल गया था और कालू कौवा अब शहर से लकड़ियां खरीदकर पक्षियों को घर बनाकर देता था।